सो हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ सोल लैंड एंड आई होप कि तुम लोग बहुत ही ज्यादा अच्छे और मजे में होगे। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कहना चाहूंगी कि अगर इससे पहले का एपिसोड अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो पहले जाओ और जाके उसे देख लो, वरना यहाँ तुम्हें कुछ समझ नहीं आने वाला। और अगर तुमने देख लिया है तो बिना किसी देर के आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सो होमीज, जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था जहाँ पे यूहाओ उस एक्सट्रीम आइस वैली के अंदर पहुंच जाता है जहाँ पर वो काफी सारे रेयर एलिमेंट्स को गैदर करने वाला था कि तभी यहाँ पर उसकी मार्शल स्पिरिट्स भी बाहर आती है और बेसिकली वो सभी लोग यहाँ पे उस मिस्टिक आइस क्रिस्टल के पास पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो उसे अब्सॉर्ब करना शुरू कर देते हैं। ऐसे ही करते करते हम देखते हैं कि फिर बारी आती है स्नो क्वीन की, और जहाँ पे वो जैसे जैसे इसके अब्सॉर्ब करती जाती है अचानक से उसे अपनी सारी मेमोरीज याद आ जाती है और वो यूहाओ को फादर कह के पुकारती है क्योंकि उसकी नजर में यूहाओ ने उसे एक बच्चे की तरह ट्रीट किया था। साथ ही वो आते साथ ही दीतियान का जो रिवर्स स्केल था उसे भी चैलेंज करती है और कहती है कि जब तक मैं हूँ तुम यूहाओ को कभी नहीं रोक सकते। और अब आगे होमीज, हमारे इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ड्रैगन सिटी थी वहाँ पे चारों तरफ काफी सारे लोग यहाँ पे आर्मी की जो परेड है उसे देखने के लिए आ रहे थे और ये लोग भी देख के हैरान थे कि इतनी भारी तादाद में वो सभी लोग सिटी के अंदर एंटर हो रहे थे। यहाँ पे हम देखते हैं कि चारों तरफ से खचाखच सोल गाइडिंग टूल से लोडेड जो कारवास होते हैं वो भी एंट्री मार रहे थे। अब यहाँ पे हम देखते हैं दो लोग जब ये नजारा देखते हैं उनमें से एक बंदा कहने लगता है कि ये जो सन एंड मून एम्पायर की जो गार्डियन लीजन का ग्रुप है उनका कारवा है। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम नैनक्यू को देखते हैं जहाँ पर वो उस लेक के बाहर मौजूद थी और वो काफी ज्यादा पैनिक करने लगती है क्योंकि यूहाओ अब तक बाहर नहीं आया था। उसे यूहाओ की काफी ज्यादा फिक्र हो रही थी और वो कहने लगती है कि आखिर उसे इतना देर क्यों लग रहा है, वो अब तक बाहर क्यों नहीं आया। वहीं दूसरी तरफ सीन शिफ्ट होता है और हम स्नो क्वीन को देखते हैं जो कि यहाँ यूहाओ से कहती है कि फादर, अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि आखिर कैसे इस आइस को कंट्रोल किया जाता है। और तभी वो अपने हाथ को आगे करती हुई कहती है कि पर उससे पहले मुझे दिखाना होगा कि आखिर जो आइस वर्ल्ड है वो कैसा दिखता है। जिसके बाद ये दोनों ही खुद को पानी के ऊपर पाते हैं और यहाँ पे वो बताती है कि जो आइस और स्नो है ये दोनों ही वाटर से बने होते हैं, यानी कि हर चीज का जो सोर्स है वो पानी ही है और जो भी इसकी ताकत को कम आता है वो पछताता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि वो पानी की एक बॉल को बनाती है जो कि फिर बारिश बन के यूहाओ के ऊपर गिरती है और यूहाओ रेन ड्रॉप्स को एक्सपीरियंस करता है और कहता है कि वाकई में पानी हर चीज का सोर्स है, पानी है तो जिंदगी है। जिसके बाद स्नो क्वीन बताती है कि भले ही आइस और स्नो दोनों ही अलग अलग फॉर्म को क्रिएट करें लेकिन इन दोनों का जो ओरिजिन है वो पानी ही है। इसी वजह से ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर है, बस इनमें फर्क है टेम्परेचर का। इसी के साथ वो यहाँ पर छोटे छोटे क्लोन्स बना के यूहाओ को समझाती है और बताती है कि बेसिकली जो आइस है वो सॉलिड वाटर का फॉर्म है। जो आइस को कंट्रोल करने का मेथड है वो असल में टेम्परेचर को कंट्रोल करने का मेथड है। जब आप एक बार उस मिस्टीरियस से टेम्परेचर और जो वाटर का नेचर है इन्हें अच्छे से अंडरस्टैंड कर लो, इन्हें मास्टर कर लो, तब जाके आप कहीं आइस पे अपना कंट्रोल हासिल कर सकते हैं। इसी के साथ वो उसके करीब जाते हुए कहती है कि आज मैं आपको आइस कंट्रोलिंग का जो फर्स्ट लेयर है उसे सिखाऊंगी और जो की है टेम्परेचर में चेंजेस। ये कहते साथ ही वो जैसे ही अपनी हल्की सी टेम्परेचर को रेस करती है यूहाओ की बॉडी यहाँ पे फ्रीज होने लगती है। वो यहाँ पर टेम्परेचर को बढ़ता हुआ फील कर पाता है कि तभी अगले ही पल यहाँ पे वो आइस क्रिस्टल्स को बनाती है और फिर वो बताती है कि जब वाटर सॉलिड हो जाता है यानी कि आइस फॉर्म में होता है तो उसके अंदर एक एक्सट्रीम हीट जनरेट होती है, लेकिन जब वही बर्फ पानी में पिघल जाता है तो वो उस ट्रेमेंडियस हीट को अपने अंदर अब्सॉर्ब कर लेता है। इसी वजह से जब आप आइस को प्रेस करोगे तो आपको ठंड महसूस नहीं होगी, लेकिन जब बर्फ पिघल रही होती है ये आपकी बॉडी के अंदर से हीट को अब्सॉर्ब करना शुरू कर देता है। अब यहाँ पे यूहाओ आइस क्रिस्टल को टच करके थोड़ा प्रैक्टिकली टेस्ट भी करता है और फिर कहता है कि क्या बात है, मैंने आज से पहले कभी भी आइस के इस अल्टीमेट फॉर्म को इतना क्लोजली ऑब्जर्व नहीं किया। अब मुझे मेरे जो पुराने टेक्निक्स है और जो पुराने मेथड्स है उस पे गौर करने का मन कर रहा है। कोल्ड का मतलब ये नहीं कि सिर्फ हम टेम्परेचर को यहाँ पे कंट्रोल कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा चीज मैटर करती है वो ये कि हमें आइस के जो ट्रू एसेंस है उसे अंडरस्टैंड करना होगा। जिस पे स्नो क्वीन भी हाँ में जवाब देती है। यहाँ पे यूहाओ थोड़ा प्रैक्टिस करता है और ये जो अभी 5 मिनट तक स्नो क्वीन ने केमिस्ट्री पे जो नॉलेज दिया है ना, जिसके पल्ले नहीं पड़ा वो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखना। जिसके बाद हम यूहाओ को देखते हैं जो कि स्नो क्वीन से कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी गाइडेंस पे गौर करूंगा और इसे अच्छे से प्रैक्टिस करूंगा। जो सुनकर स्नो क्वीन उसे कहती है कि मुझे उम्मीद है कि मेरी ये नॉलेज आपके बहुत ज्यादा काम आएगी। जब आप स्पेशली अपने जब सेकंड कोर को फॉर्म करोगे तो ये चीज तब आपको अच्छे से गाइड करेगी। इसी के साथ वो यहाँ पे बताने लगती है कि यहाँ का जो टेम्परेचर है वो ठीक ठाक लेवल तक तो पहुंच चुका है, तो अब जाओ और जाके जो बाकी के जो ब्लॉक्स है उन्हें अब्सॉर्ब कर लो क्योंकि यहाँ का जो तापमान है ये ठीक ठाक बढ़ चुका है और अब तुम इसे इंडोर कर सकते हो। और जो बाकी के 6 एक्सट्रीम आइस पिलर्स हैं जो कि 10,000 साल से भी ज्यादा पुराने हैं उन्हें अब्सॉर्ब कर लो। इसी के साथ यूहाओ हाँ में जवाब देते हुए आगे बढ़ता है और वो वहाँ पे लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और यहाँ इन आइस की जो
एनर्जी होती है यूहाओ इन्हें अब्सॉर्ब करने के लिए सेंटर में बिल्कुल शांति से बैठ जाता है, जो देखते साथ ही जो स्नो क्वीन है वो भी यहाँ अपने सील पावर का यूज करते हुए उन मिस्टिक आइस क्रिस्टल से एनर्जीज को बाहर निकालना शुरू कर देती है और बताती है कि हर 10,000 साल में जो मिस्टिक आइस क्रिस्टल होती है ये नेचर की तरफ से हमारे लिए एक गिफ्ट है। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो केव है ये एक्सट्रीमली नॉर्थ में मौजूद नहीं है, वरना ये जगह और ज्यादा बेहतर होती और हो सकता है कि इस जगह को वहाँ से मूव किया गया हो। हालांकि ये जगह ठंडी है लेकिन एक्सट्रीम नॉर्थ में जो टेम्परेचर है उसके आगे ये जगह कुछ भी नहीं, और ना ही ये जगह मिस्टिक आइस केव को लगातार कंटेन कर सकती है क्योंकि ये जगह इसके लिए सूटेबल है ही नहीं, और जल्द ही ये जगह भी पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाएगी। अब यहाँ पे हम यूहाओ को देखते हैं जिसने कि फर्स्ट ब्लॉक को बहुत इजीली अब्सॉर्ब कर लिया था, और क्योंकि इस जगह की जो मिस्टिक आइस क्रिस्टल थे उन्हें ये लोग अब्सॉर्ब कर चुके हैं और बस थोड़ा बहुत ही बचा था जैसा कि यूहाओ भी अब्सॉर्ब किया जा रहा था, तो जो पावर जो एनर्जी इस जगह को होल्ड किए थी वो धीरे धीरे कम होने लगती है और ये जगह कोलैप्स करने की कगार तक पहुंचने लगती है, जो देख के तियानमिंग और बाकी सब हैरान हो जाते हैं। इनके सामने बड़े बड़े पिलर्स गिर रहे थे और वॉल में भी क्रैक्स बनने लगते हैं। इसी के साथ जो लास्ट आइस ब्लॉक था उसे जब वो पूरी तरीके से अब्सॉर्ब यूहाओ कर लेता है तो उसके बालों का कलर भी चेंज हो जाता है और तभी वो आखिरी ब्लॉक भी जमीन पे जा गिरता है। अब यहाँ पानी के अंदर तेज हलचल होने लगती है, जो देखकर नैन क्यू भी काफी ज्यादा फ्यूरियस हो जाती है और अगले ही पल यहाँ पे बर्फ के क्रिस्टल्स बनने लगते हैं जिन्हें फाड़ता हुआ यूहाओ पानी के अंदर से बाहर निकलता है। यूहाओ अपनी आंखें खोलता है और उसे सही सलामत देखकर नैन क्यू काफी ज्यादा राहत की सांस लेती है और कहती है कि यूहाओ शुक्र है कि तुम बिल्कुल ठीक हो। जिसपे यूहाओ जमीन पे लैंड करते हुए सबसे पहले नैन क्यू का शुक्रिया अदा करता है कि वो इतने प्रीशियस केव के पास उसे लेके आई, क्योंकि उस मिस्टिक आइस मैरो को पूरी तरीके से अब्सॉर्ब करना मेरे लिए काफी ज्यादा फायदेमंद रहा। मेरी स्ट्रेंथ भी इससे काफी ज्यादा इंक्रीज हो चुकी है। मेरी जो अल्टीमेट आइस पावर है ये पहले से ज्यादा काफी कोल्ड और प्योर हो चुकी है और ये सब कुछ वापस तुम्हारी वजह से। और मोर इम्पोर्टेंटली मेरी जो अपनी लाइफ फोर्स है ना ये भी काफी हद तक एनहेंस हो चुकी है। इसी के साथ वो आइस गॉड क्रिस्टल को उसके सामने दिखाते हुए कहता है कि ये वही रेयर मेटल है जो कि मुझे इस केव के अंदर मिला। यहाँ पे नैन क्यू भी जब उस क्रिस्टल को देखती है तो वो काफी ज्यादा हैरान थी कि तभी यूहाओ उसे ये देते हुए कहता है कि मेरे लिए एक काम करो, तुम्हें जल्द से जल्द वापस जाना है और मास्टर जुआन और सेकंड ब्रदर वो दोनों मिलकर इसका काफी अच्छा यूज करेंगे। मुझे यकीन है कि इसके जरिए से वो लोग काफी एडवांस सोल टूल को फॉर्ज कर पाएंगे। यहाँ पे उस चीज को लेते हुए नैन क्यू से सवाल करती है कि पर तुम्हारा क्या, तुम यहाँ पे क्या करोगे, क्योंकि जब तुम इस पानी के अंदर थे ना तब यहाँ पे सन एंड मून एम्पायर की एक पूरी की पूरी फौज सिटी के अंदर एंटर हुई है और ये लोग ड्रैगन सिटी के पास ही अपना एक कैंप को भी बना रहे हैं। ये सुनकर ये दोनों अब सिटी की तरफ रवाना हो जाते हैं, जहाँ पर रास्ते में यूहाओ नैन क्यू को बताता है कि जो ड्रैगन सिटी है वो इस वक्त सन एंड मून एम्पायर के कब्जे में है और यहाँ इनके आसपास ऐसा कोई नेशन, ऐसे कोई दुश्मन नहीं, ना ही यहाँ पर सन एंड मून एम्पायर की जो मेन फोर्स है वो तैनात है। कल तक ये जगह बिल्कुल ठीक थी लेकिन अचानक से इतने सारे आर्मी कैंप्स को यहाँ पे सेटअप करना, इसके पीछे मकसद क्या है? अब तो कोई दुश्मन भी नहीं, आखिर इनके पीछे का मकसद क्या है? यहाँ पे यूहाओ कंफ्यूज था कि तभी नैन क्यू कहती है कि मैं समझ सकती हूँ कि ये लोग कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे हैं, लेकिन मेरे अंदर हिम्मत नहीं कि मैं इनके करीब जाकर इनके प्लान का ऑब्जर्व कर सकूं। लेकिन अगर इनके लुक से मैं देखूं तो यहाँ पर 20,000 से भी ज्यादा ऐसे सोल्जर्स हैं जिनके पास हाई क्वालिटी के सोल गाइडिंग टूल्स हैं। जिस पर यूहाओ कहता है कि नैन क्यू चलो यहाँ से हम लोग आपस में बच जाते हैं, तुम वापस जाओ श्रेक एकेडमी, वहाँ पे जाके इस रेयर मटेरियल को उनके हवाले करो, मैं यहाँ पे रह के पता लगाता हूँ कि आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। जिस पर ये मान जाती है और हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ड्रैगन सिटी के आउटसाइड में पहुंच जाता है यूहाओ और अपने माइंड डिटेक्शन टेक्निक की मदद से वो यहाँ हर एक चीज को स्कैन करता है। वो पाता है कि यहाँ पर 100 से भी ज्यादा हाई क्वालिटी के जो सोल डिटेक्शन टूल्स हैं वो यहाँ ड्रैगन सिटी के ऊपर तैनात किए गए हैं और ड्रैगन सिटी के बाहर इतनी बड़ी फौज और इतने टूल्स को एक साथ तैनात करना कोई बहुत बड़ी खतरे की निशानी है। यूहाओ समझ नहीं पा रहा था कि आखिर इन लोगों का प्लान क्या है। यूहाओ चारों तरफ स्कैन करता है, उसे यहाँ पर बेस कैंप्स भी नजर आते हैं, सोल्जर्स भी नजर आते हैं कि तभी उसे एक फ्लैग नजर आता है जो कि हवा में लहरा रहा था और उस पे फीनिक्स मार्क बना था और ये सन एंड मून एम्पायर की फायर फीनिक्स सोल इंजीनियरिंग ग्रुप है जो कि इनकी जो 5 सबसे ज्यादा डिफेंसिव और गार्डियंस ग्रुप में से एक मानी जाती है। और इस वक्त तो डिनर टाइम होने वाला है लेकिन फिर भी ये लोग पूरी तरीके से चौकन्ने हैं। चारों तरफ पेट्रोलिंग हो रही है जिसका मतलब ये है कि इनका मकसद कोई छोटा तो नहीं हो सकता और ड्रैगन सिटी तो बस इनके लिए एक प्यादा है, इनका रियल ऑब्जेक्ट कुछ और है। लेकिन क्या है वो रियल ऑब्जेक्ट? अब यूहाओ समझ जाता है कि मामला इससे पहले कि और ज्यादा सीरियस हो उसे जाकर इस मामले के तह तक पहुंचना ही होगा। इसी वजह से वो जंप करता है और सीधा कैंप का जो वॉल था उसके पार पहुंच जाता है। यहाँ पे आते साथ ही जो लाइटनिंग टूल्स थी जो कि यहाँ लोगों को डिटेक्ट करती हैं वो इमीडिएटली एक्टिवेट हो जाती है और जरा सी चेंजेस को फील करते साथ ही आसपास यहाँ पे लेजर्स जो है वो यहाँ डिटेक्ट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन यूहाओ बहुत इजीली उन लेजर से डॉज कर जाता है और एक सिक्योर जगह पे पहुंच जाता है और वो डिसाइड करता है कि वो यहाँ पर किसी प्रिजनर या फिर
जाकर किसी इंसान को पकड़ेगा और यहाँ के जो मेन मिलिट्री फोर्स है उनके बीच में जाकर सारी बातों का पता लगाएगा। तभी यूहाओ को यहाँ पे एक बकरा भी मिल जाता है। वो इमीडिएटली अपने माइंड पावर की मदद से उसे अनकॉन्शियस करके गिरा देता है, लेकिन इसके सर के टोपी के ऊपर जो अलार्मिंग डिवाइस लगा था जो कि किसी भी सस्पिशियस एक्ट पर रिंग करता है वो यहाँ पे साउंड करना शुरू कर देता है, जो देखकर यूहाओ भी समझ आता है कि इस बार सन एंड मून एम्पायर कोई भी रिस्क नहीं लेना चाहती। और जितना ज्यादा सन एंड मून एम्पायर के प्रिकॉशंस को वो देखता है ना, उतना ज्यादा वो क्यूरियस हो जाता है कि आखिर उनका प्लान है क्या। यहाँ पे हम देखते हैं कि सारा सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और यूहाओ एस्केप करने लगता है और कहता है कि वाकई में सन एंड मून एम्पायर का जो डिफेंसिव सिस्टम है ये पहले से कई गुना ज्यादा एनहांस हो चुका है। अब यहाँ पे यूहाओ इमीडिएटली स्नो क्वीन की पावर्स का यूज करता है और वो आइस डोमेन को एक्टिवेट करता है और यहाँ सिंगल अटैक से ही वो यहाँ आधी से ज्यादा जगह को पूरी तरीके से फ्रीज कर देता है। यहाँ से निकलते हुए यूहाओ अपने मन में कहता है कि हालांकि मैं यहाँ पे पकड़ा जा चुका हूँ लेकिन मैं खाली हाथ तो नहीं जा सकता। ये कहते साथ ही वो और तेजी से फ्लाई करता है और ऊंचाई तक जाता है, जिसके साथ ही वो स्टार एनिस ग्रास की पावर को एक्टिवेट करता है और मिस्टीरियस आइस ग्रास सोल बोन स्किल का यूज करते हुए अपने पैरों में एक्सट्रीम आइस को गैदर करता है। और यहाँ जैसे ही वो एक सिंगल किक से स्लैश अटैक करता है तो इसका दायरा 1 किलोमीटर से भी ज्यादा की दूरी तक होता है। जितने सोल डिटेक्शन टूल्स थे ना वो यहाँ पे फ्रीज होकर एक के बाद एक खराब होने लगते हैं। अब यहाँ पर स्टार एनिस ग्रास की ये जो स्किल थी इसके रेंज को देखकर भी यूहाओ काफी ज्यादा हैरान था, क्योंकि 1 किलोमीटर से ज्यादा तक की चीजों को वो बिना टच किए फ्रीज कर सकता है। यहाँ पे स्टार एनिस ग्रास भी इसकी ये तारीफ सुनकर काफी ज्यादा खुश होता है, पर तभी शर्माते हुए उससे कहने लगता है कि आखिर तुमने मुझे क्या समझ रखा है। हाँ, मैं तो 1000 साल से भी ज्यादा पुराना सोल बीस्ट हूँ, तो मेरे लिए तो ये बहुत छोटी बात हुई ना। तो जो सोल बोन स्किल मैंने तुम्हें दिया है वो कमजोर कैसे हो सकता है बताओ। अब यहाँ पर वो थोड़ा आर्ग्यू करने लगता है पर यूहाओ उससे कुछ नहीं कहता। यहाँ पे यूहाओ ये देख के हैरान था कि यहाँ पे 1000 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी चीजें थी वो लिटरली कम्प्लीटली फ्रोज हो चुकी हैं। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम यहाँ पे इनके हेडक्वार्टर का सीन देखते हैं, जहाँ पर हम उसी मिस्टीरियस सी लेडी को देखते हैं जो कि यहाँ सोल्जर से कह रही थी कि यहाँ बस एक इंट्रूडर आया था, वो यहाँ पे आता है, आके हमारी सोल डिटेक्शन टूल्स को डिस्ट्रॉय करके चला जाता है और तुम लोग बस मुंह उठा के से देख रहे थे। हाँ, जिसपे वो लेडी घुटनों के बल आ जाती है और कहती है कि कमांडर प्लीज माफ कर दीजिए, इसमें हमारी कोई गलती नहीं, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं और उसे भागने नहीं देंगे। और कमांडर वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग था, क्योंकि एक सिंगल अटैक से ही उसने सारे के सारे सोल डिस्ट्रक्शन टूल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया। और न सिर्फ ये, वो जाते हुए कुछ ऐसा भी करके गया कि हमारे सिस्टम में एरर आ चुका है। वो जो कोई भी था उसकी आइस एट्रीब्यूट पावर काफी ज्यादा है, साथ ही उसकी जो स्पिरिचुअल टारगेट्स हैं वो भी काफी ज्यादा हायर लेवल पे है। हमारा जो टारगेटेड सिस्टम है वो ऑलरेडी पूरी तरीके से क्रश हो चुका है, उसके सिस्टम में एरर आ चुका है। वो आया और पलक झपकते ही सब कुछ डिस्ट्रॉय करके यहाँ से वैनिश हो गया। अब यहाँ पे आइस एट्रीब्यूट और स्पिरिचुअल अटैक्स का सुनते साथ ही ये जो कमांडर थी वो थोड़ी सस्पिशियस हो जाती है और तभी वो उस फीमेल सोल्जर से कहती है कि फिलहाल के लिए तुम यहाँ से जा सकती हो, क्योंकि ये जो हमारा दुश्मन है ये किसी घोस्ट की तरह ट्रैवल करता है। अब जबकि ये इतना ज्यादा माहिर है तो हमारे जो नॉर्मल मेथड्स है वो कभी भी इसे कैप्चर नहीं कर पाएंगे। लेकिन तब क्या होगा जब हम इसके लिए घात लगा के बैठे रहेंगे, इसके लिए एक ऐसा जाल बिछाएंगे कि ये खुद को रोक ही नहीं पाएगा और उसमें फंस जाएगा। और फिर वो यहाँ पर जितने भी कैंप्स हैं उन सभी को पूरी तरीके से तोड़ने का ऑर्डर देती है। अब यहाँ पर ये ऑर्डर पाते साथ ही वो लड़की निकल जाती है और वहाँ पे जितने भी ट्रूप्स थे उन सभी को बताती है कि अभी के अभी सारे कैंप्स को तोड़ के रख दो। कि तभी सीन शिफ्ट होता है और हम सन एंड मून एम्पायर के एक लैब का सीन देखते हैं, जहाँ पर ग्रीन लिक्विड के अंदर इन्होंने कुछ बीस्ट को ट्रैप करके रखा हुआ था। और यहाँ पे 2 गार्ड्स थे जो कि हर एक कैप्सूल को बहुत ही अच्छे से एग्जामिन कर रहे थे, उन सभी पे नजरें बनाई थी। कि तभी इनमें से एक की नजर एक मंकी जैसे बीस्ट पे जाती है जो कि उस ग्रीन कैप्सूल के अंदर मौजूद था। और जैसे ही वो उसे क्लोजली ऑब्जर्व करता है तो वो पाता है कि इसका पैर हिल रहा है। ये देखकर वो बंदा भी काफी ज्यादा डर जाता है और यहाँ से दौड़ते हुए सीनियर को रिपोर्ट करने के लिए जाता है और अपने सीनियर के पास जाकर घुटने के बल बैठ जाता है और कहता है कि सीनियर, जो हमारा टेस्ट सब्जेक्ट नंबर 23 है वो 72 घंटे के क्रूशियल टाइम के बाद फाइनली सरवाइव कर चुका है। जिस पर उसका जो सीनियर था वो कहता है कि बहुत अच्छे, अगर हमारा ये टेस्ट पूरी तरीके से कामयाब हो जाता है तो सन एंड मून एम्पायर के जो आर्मी है उसके पास एक ऐसी ताकत आ जाएगी जिसके जरिए से ये लोग काउंटलेस अमाउंट में स्पेयर ऑर्गन्स को सप्लाई कर पाएंगे। अब यहाँ हम वापस से उसी बीस्ट जैसे ह्यूमन को देखते हैं जहाँ पर वो अपनी आंखें खोलता है, लेकिन उसके आईज के जो पीपल्स होते हैं ये डबल हो जाते हैं। इसी के साथ हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यूहाओ एक सोल डिटेक्शन टूल के ऊपर सवार था जो कि पूरी तरीके से फ्रीज हो चुका है। बेसिकली यूहाओ यहाँ वापस से खोजबीन करने के लिए आया था, लेकिन वो ये देख के हैरान था कि ये पूरी की पूरी जगह रातों रात धराशायी हो चुकी है। यूहाओ यहाँ पे सोचता है कि शायद ये लोग कहीं और जगह पे शिफ्ट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पर इन्हें पकड़ लिया गया है। यूहाओ आगे बढ़ते साथ ही अपनी स्पिरिचुअल
मेटल डिटेक्शन का यूज करता है, जहाँ पे वो पाता है कि सारे के सारे ट्रक भर के जितने आर्मीज जितने वेपन्स होते हैं वो लोग अपना डायरेक्शन चेंज कर रहे थे, और जिस डायरेक्शन में ये लोग बढ़ रहे थे वो देखकर यू हाओ कहता है कि कहीं ये लोग कि तभी यू हाओ की आंखें सिकुड़ जाती है और वो इन्हें फॉलो करता हुआ जाता है और वो समझ जाता है कि ये लोग एक्सट्रीम नॉर्थ की तरफ मूव कर रहे हैं। यहाँ पे इन लोगों ने ऑलरेडी अपना डेरा डाल दिया था और मैकेनिज्म से लेकर हर चीज इन लोगों ने सेट करके रखी थी कि तभी यू हाओ और डीप में जाता है। लेकिन वहाँ पे एक सोल्जर को एक मैसेज आता है और जैसे ही वो उसे सुनती है कहती है कि ठीक है मैं समझ गई। अब यहाँ जैसे यू हाओ आगे बढ़ता है वो पाता है कि यहाँ पर एक ड्रिलिंग मशीन थी और ये देखकर यू हाओ मन में कहता है कि जो ड्रैगन सिटी है वो एक्सट्रीम नॉर्थ के बहुत ही ज्यादा क्लोज है, लेकिन फिर भी इसके अंदर आइस गोल्ड क्रिस्टल और मिस्टिक आइस मैरो जैसी इतने रेयर चीजें मौजूद हो सकती हैं, तो आखिर इस एक्सट्रीम नॉर्थ के नीचे क्या होगा। मुझे लगता है कि शायद सन एंड मून एम्पायर का मेन गोल है कि यहाँ एक्सट्रीम नॉर्थ के अंदर जितने भी रेयर रिसोर्सेज हैं उन सभी को निकालना, और रेयर रिसोर्सेज का मतलब है टॉप क्वालिटी के वेपन्स। अब यहाँ पे यू हाओ ये सारी बातें मन में डिस्कस करते हुए इनके बीच पहुंच जाता है। हालांकि उसने इनका गेटअप लिया था कि तभी वो नोटिस करता है कि यहाँ पे चारों डायरेक्शन से वो पूरी तरीके से घिर चुका है। अब यहाँ पे हम यू हाओ को देखते हैं जो कि इनकी तरफ ही देख रहा था कि तभी यहाँ पे वो कमांडर भी आती है और वो कहती है कि क्योंकि अब जब तुम यहाँ आ ही चुके हो तो क्यों ना कुछ देर यहाँ पे रुका जाए। ये कहते साथ ही वो एक प्रोटेक्टिंग बैरियर का एक्टिवेट कर देती है ताकि यू हाओ यहाँ से ना निकल पाए। और तभी जो इस ग्रुप की लीडर है आग की लपटों की समान यहाँ उसके सामने अपीयर होती है अपने ट्रू फॉर्म में और कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने ट्रू फॉर्म को हाइड करके हमारे डिटेक्शन टूल से बच पाओगे। ये कहते साथ ही वो अपने सोल रिंग्स को यहाँ रिवील करती है, जो देखकर यू हाओ शॉक्ड था और कहता है कि ये तो एक टॉप टाइटल्ड ताउलू है। अब यहाँ पे फायर फिनिक्स ग्रुप की ये जो लीडर थी वो कहने लगती है कि तुम सोच रहे होगे कि आखिर हमने तुम्हें डिटेक्ट कैसे किया है। कि तभी यहाँ पे वो मिस्टीरियस कमांडर आती है और कहने लगती है कि मुझे पहले से पता था कि तुम यहाँ पे हम पे नजरें रखे हुए हो और तुम्हें पकड़ने के लिए मैंने इतना बड़ा जोखिम लिया। मैंने एक्सट्रीम एफर्ट्स किए ताकि तुम्हें लगे कि हम फेक नहीं है। और तुम सोच रहे होगे कि इसके लिए हमने एक्सट्रीम नॉर्थ वाली इस जगह को क्यों चुना। असल में ये जगह काफी ज्यादा ठंडी है और यहाँ पे जो हमारे सोल डिटेक्शन टूल्स है ये बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पे काम करते हैं क्योंकि ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं। हालांकि तुमने इस माहौल के अकॉर्डिंग अपने बॉडी टेम्परेचर को तो ढाल लिया, लेकिन तुम शायद भूल गए कि जब तुम दौड़ते हुए यहाँ पे आ रहे थे या कोई भी हरकत कर रहे थे तुम्हारे आसपास की जो एनर्जी वेव्स है वो भी हलचल कर रही थी, जिस वजह से हमारा सिस्टम जो था वो बहुत इजीली इतने कम लेवल की जो एनर्जी फ्लक्चुएशन है उसे डिटेक्ट कर पाया। इसके बाद वो उसकी तरफ सोल सीलिंग हैंडकफ्स को थ्रो करती है और कहती है कि इसे पहन लो और चुपचाप अपना फेस हमें दिखाओ, जिसके बाद ही हम कोई बातचीत करेंगे। ये सुनते साथ ही माहौल यहाँ का गर्म होने लगता है कि तभी यू हाओ अपने हाथ ऊपर करते हुए कहता है कि ठीक है मैं सरेंडर करता हूँ। अपने सेक्शन फोर्स की मदद से वो उन हैंडकफ्स को उठाता है अपने हाथों में, जैसे ही पहनने वाला होता है कि तभी हम यहाँ उसी टाइटल डाउलू को देखते हैं जहाँ पर वो भी स्माइल कर रही थी। कि तभी यू हाओ स्माइल करते साथ ही अपने अपीयरेंस को चेंज कर लेता है और वो उस टाइटल डाउलू का गेटअप ले लेता है और कहने लगता है कि कमांडर ये मैं हूँ, अपनी आंखें खोलिए। जो देखकर यहाँ पर जो कमांडर थी वो भी थोड़ी स्माइल करती है क्योंकि वो भी अब कंफ्यूज थी कि इन दोनों में रियल वाला कौन है। लेकिन वो जो भी है जो कि यहाँ पे घुसपैठ कर चुका है उसने क्या खूब दिमाग लगाया है। तभी यहाँ पर जो टाइटल डाउलू थी वो हवा में फ्लोट करते हुए उसके पास जाती है और कहती है कि ये बस एक इल्यूजन है, इस पे ध्यान मत दो। कहते साथ ही वो उस पे डेढ़ दनादन अटैक्स करती है और यहाँ की जो सोल्जर्स होती हैं वो भी हैरान थी कि आखिर हम करे तो करे क्या, इसमें से असली और फेक कौन है। कि तभी उनमें से एक डाउलू जो थी वो कहने लगती है कि मैं असली हूँ और इस पे अटैक करो। ये सुनते साथ ही सभी लोग दूसरे वाले पे अटैक करने लगते हैं, जिस पर वो जो दूसरी वाली थी वो यहाँ पर अपनी ट्रू पावर्स को एक्टिवेट करती है और कहती है कि बेवकूफो अपनी आंखें खोलो और जरा मेरी पावर्स को देखो, एक 9 रैंक की सोल मास्टर की आखिर ताकत क्या होती है। ये कहते साथ ही वो अपनी पावर्स को भी अनलीश करती है। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। आई होप कि तुम सबको आज की वीडियो काफी ज्यादा पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।